दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ जेडीयू के बराबरी पर बीजेपी आ चुकी है, यानी 101 का फार्मूला तय हुआ है, यानी बीजेपी अब नीतीश की पार्टी से कम नहीं है। तो वहीं इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 32 सीटों पर ताल ठोक दिया है। तो क्या अब एआईएमआईएम से सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और क्या अब नीतीश कुमार का वो कद नहीं रहा, अब एनडीए में नीतीश की वो हैसियत नहीं रही? क्या बीजेपी ने बड़ी चालाकी से नीतीश को साइडलाइन कर दिया? तो क्या सच में बीजेपी की बी टीम है ओवैसी? चलिए समझते हैं सब कुछ आंकड़ों से। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। एआईएमआईएम पशुपति पारस की लोजपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। एआईएमआईएम ने उन 32 सीटों की लिस्ट भी जारी की है जहां पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। एआईएमआईएम की 32 सीटों की लिस्ट जैसे ही जारी हुई, ये बहस छिड़ गई कि ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी ने 5 सीटें जीती। इन 5 में से 4 सीटों पर एनडीए दूसरे नंबर पर रहा। सिर्फ एक सीट जो कि हार्ड पर आरजेडी दूसरे नंबर पर था। यहाँ पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे। इन 5 में से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं रही। 3 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा बाकी सीटों पर चौथे से 13वें नंबर तक खिसक गई। यहाँ तक कि 5 सीटों के अलावा वो किसी भी सीट पर राजद या कांग्रेस के हार का कारण भी नहीं बनी। दिलचस्प ये भी है कि ओवैसी के उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर चुनाव जीते जहां मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है। जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी कम होती गई, एआईएमआईएम का प्रभाव भी कम होता गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अभी जिन 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सिर्फ 7 सीटें शामिल हैं। बहादुरगंज, कोछादामन, किशनगंज, अमौर, बायसी, बलरामपुर, जोकीहाट। वहीं 40 से 60% मुस्लिम आबादी के बीच 5 सीटें हैं। ठाकुरगंज, कस्बा, प्रणामपुर, कदवा, अररिया। वही दोस्तों 25 से 40% मुस्लिम आबादी वाले 12 सीटें हैं। मनिहारी, बरारी, ढाका, नरकटियागंज, भागलपुर, सिवान, जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौड़ा बौराम, बाजपट्टी और बिस्पी। यही 32 में से 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी 1/4 से अधिक है। इन 32 सीटों में से 16 सीटें महागठबंधन ने जीती थी पिछली बार, 5 एआईएमआईएम ने और 11 एनडीए ने जीती थी। इन 32 सीटों पर महागठबंधन के अधिक उम्मीदवार मुस्लिम हैं। अब पॉइंट यह है कि इन 32 सीटों में से 17 नई सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ेगी। इसमें से 8 सीटें महागठबंधन ने तो 9 एनडीए ने जीती थी। इन 17 में से 7 सीटों पर महागठबंधन ने पिछली बार मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया था और सिर्फ नाथनगर की सीट ही महागठबंधन जीत पाई थी। महागठबंधन ने ढाका, जाले, केवटी, गौड़ा बौराम, बिस्पी, गोपालगंज में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां भी महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों का भाजपा या एनडीए के उम्मीदवारों से सामना हुआ, वहां मुस्लिम उम्मीदवारों की हार हुई। केवटी से राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी भाजपा के मुरारी मोहन झा से हार गए थे। वहीं दोस्तों ऐसी सिर्फ एक नाथनगर की सीट पर राजद के अली अशरफ सिद्दीकी ने चुनाव जीता था। वहीं जदयू ने लक्ष्मीकांत मंडल को उम्मीदवार बनाया था। यहां से राजद ने ये सीट 7000 वोटों से जीती थी। यहां लोजपा के अमरनाथ प्रसाद को 14000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर यहाँ लोजपा का उम्मीदवार नहीं होता तो समीकरण बाकी सीटों जैसे हो सकते थे। इन सीटों पर अगर ओवैसी उम्मीदवार उतारते हैं तो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में 12 सीटें ऐसी थी जहां एआईएमआईएम का कोई प्रभाव नहीं दिखा था। कटिहार की प्राणपुर सीट पर तो एआईएमआईएम का उम्मीदवार 13वें स्थान पर रहा था। आंकड़ों के विश्लेषण से ये साफ है कि एआईएमआईएम उन्हीं सीटों पर अच्छा कर पाया है जहां मुस्लिम आबादी आधी से ज्यादा है। जहां आबादी कम है वहां एआईएमआईएम उतना असरदार नहीं हो पाता। इसलिए इन सीटों पर एआईएमआईएम के लड़ने का क्या असर होगा, ये परिणाम से ही तय होगा। दोस्तों, सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 76% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार महागठबंधन को वोट किया था। 11% ने ओवैसी के गठबंधन को वोट किया था। अगर इन 76% में से और अधिक वोट कटे तो महागठबंधन के लिए चुनौती बढ़ेगी। देखा जाए दोस्तों
दोस्तों, पिछले बार 2 चरणों के चुनाव के बाद ये लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग ने सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित होकर वोट किया, क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते थे। राजद का टिकट बंटवारा भी वोट छिटकने का कारण था। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी ये आंकड़ा बदल गया, इसलिए बहुत संभव है कि इस बार महागठबंधन को मिले 76% वोटों का आंकड़ा बढ़ जाए और AIMIM को पिछले बार की तरह सफलता न मिले। आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।